अध्याय 83। विष कबीला बदला लेना चाहता है। एक बहुत ही घने जंगल में एक व्यक्ति अपने घावों से भरे शरीर के साथ झाड़ियों के बीच से गुजर रहा था। अगर आर्यन येचन यहाँ होता तो वो निश्चित रूप से उसे पहचान लेता। ये दुबे जीत था जो भागने में सफल रहा था। भागने के बाद दुबे जीत जो कुछ भी हुआ था उसकी रिपोर्ट करने के लिए तुरंत अपने कबीले की ओर लौट रहा था। धिक्कार है, मुझे तुरंत मास्टर को बताना होगा कि क्या हुआ है। केवल मास्टर ही चाचा दुबे कुंदन को बचा सकते हैं। दुबे जीत का विष कबीला यहां से ज्यादा दूर नहीं था। कुछ समय बाद दुबे जीत विष कबीले पहुंचा। प्रवेश द्वार पर उसे दो पहरेदारों ने रोक दिया जो गेट की रखवाली कर रहे थे। अपना पहचान पत्र निकालो। दोनों पहरेदारों ने तुरंत दुबे जीत को कबीले का सदस्यता टोकन दिखाने को कहा। दुबे जीत ने तुरंत अपना सदस्यता टोकन निकाला और उन दोनों को सौंप दिया। ओ, ये तो भाई दुबे जीत हैं। आपको क्या हुआ? आपका शरीर घावों से क्यों भरा है? क्या किसी ने आप पर हमला किया? गेट के एक पहरेदार ने पूछा। कहानी लंबी है, मैं मास्टर से बात करना चाहता हूं। क्या तुम जानते हो कि मेरे गुरु अभी कहाँ हैं? दुबे जीत ने तुरंत पूछा। एल्डर गौतम इस समय बैठक कक्ष में हैं, आप उन्हें वहीं पा सकते हैं। अपना उत्तर मिलने के बाद दुबे जीत तुरंत बैठक कक्ष की ओर भागा। वहां उसने न सिर्फ अपने मास्टर गौतम बल्कि कबीले के प्रथम एल्डर नारायण को भी देखा। मास्टर, प्रथम एल्डर, दुबे जीत कबीले में वापस आने की सूचना देता है। दुबे जीत ने तुरंत झुककर गौतम और नारायण को प्रणाम किया। दुबे जीत, तुम वापस आ गए। दुबे कुंदन का जीवन रत्न बुझ गया है। मुझे बताओ मेरे तीसरे भाई के साथ क्या हुआ? अगर तुम्हारा जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो तुम परिणाम जानते हो। गौतम बहुत क्रोधित दिख रहा था। दुबे जीत ने सोचा भी नहीं था कि चाचा दुबे कुंदन मर चुके हैं। उसने तुरंत मास्टर और प्रथम एल्डर को पूरी घटना विस्तार से बताई। क्या? धड़ाम! जब गौतम को गुस्सा आया तो उसने मेज पर हाथ मारा और लकड़ी की मेज तुरंत चकनाचूर हो गई। वो कौन है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कबीले के मामलों में दखल देने की? गौतम ने तुरंत उस व्यक्ति का नाम पूछा जिसने दुबे कुंदन को मारा था। गुरुजी, उस व्यक्ति का नाम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आर्यन है। उस व्यक्ति ने अपनी ताकत बहुत गहराई से छिपाई थी। मुझे लगता है कि वही चाचा दुबे कुंदन का हत्यारा है। दुबे जीत ने अपने गुरु को आर्यन का नाम बताया। आर्यन, गौतम बुदबुदाया। मैं खुद तीसरे भाई की मौत का बदला लूंगा। मैं उस आदमी का सिर काटकर अपने भाई को अर्पित करूंगा। गौतम तुरंत बाहर जाने के लिए मुड़ा। दूसरे भाई, इतने जल्दबाज मत बनो। हम नहीं जानते कि वो व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। अगर हमने जल्दबाजी की तो हम हार सकते हैं। नारायण एक ऐसा व्यक्ति था जो हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेता था। हम पहले आर्यन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए लोगों को भेजेंगे। उसकी कमजोरी जानने के बाद हम उसे तुरंत मार डालेंगे। नारायण ने एक योजना बनाई। ये एक बहुत अच्छी योजना है, तो चलिए अपने सबसे अच्छे छात्रों को उस पर नजर रखने के लिए भेजते हैं और आर्यन की कमजोरी का पता लगाते हैं। गौतम ने सिर हिलाया और योजना मान ली। दुबे जीत, जाओ और अपने घावों का इलाज करो। अब से तुम्हें इस कबीले से बाहर जाने की अनुमति नहीं है जब तक कि हम आदेश न दें। गौतम ने दुबे जीत को वापस जाने का आदेश दिया। अगली सुबह सूर्य की रोशनी आर्यन के बिस्तर पर पड़ी। आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी बाहों में दो सुंदरियां प्रिया तथा माधुरी लेटी हुई थीं जो अभी भी चैन से सो रही थीं। आर्यन ने अपने हाथ धीरे से हिलाए ताकि वे जाग न जाएं, लेकिन उसकी हल्की सी हलचल से प्रिया जाग गई। प्रिया ने अपनी आंखें मलीं। वो उस समय बहुत प्यारी लग रही थीं। पति, शुभ प्रभात, प्रिया ने अभिवादन किया। माधुरी अभी भी गहरी नींद में थीं। ऐसा लग रहा था कि कल रात के अभ्यास से वो बहुत थक गई थीं। प्रिया तुरंत बिस्तर से उठीं। पति, मैं नाश्ता बनाती हूँ, आप पहले नहा लीजिए। आर्यन भी बिस्तर से उठा, सोई हुई माधुरी को सहलाया और स्नानघर चला गया। जब वो निकला तो माधुरी जाग चुकी थीं और उसे एहसास हुआ कि ये सपना नहीं है। जब तीनों रसोई में मिले तो प्रिया और माधुरी साथ मिलकर खाना बना रही थीं। 20 मिनट बाद मेज सज गई। आर्यन ने सारा खाना बड़े चाव से खाया। खाना खत्म करने के बाद आर्यन ने कहा, माधुरी पत्नी, तुम्हारे पास अभी तक कोई साधना तकनीक नहीं है। हमें तुम्हारे लिए उपयुक्त तकनीक ढूंढनी चाहिए। अपनी आंखें बंद करो। माधुरी ने आंखें बंद कीं और जब खोलीं तो वो परी द्वार में थीं। ये जगह बहुत सुंदर थी। तभी आकाश से अवनी नीचे उतरीं। परी द्वार में आपका स्वागत है। नमस्ते।
मेरा नाम अवनी है। उन्होंने अपना परिचय दिया। मेरा नाम माधुरी है। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस अवनी। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, औपचारिकता की जरूरत नहीं, तुम मुझे अवनी दीदी बुला सकती हो। चलो तुम्हारे लिए साधना तकनीक खोजते हैं। अध्याय 84। नीले चंद्रमा की देवीय कला। आर्यन, प्रिया, माधुरी और अवनी उस शिवालय के प्रवेश द्वार के बाहर पहुंचे। अंदर आइए। अवनी ने सभी को कमरे में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। अब माधुरी दीदी, कृपया वो तकनीक चुनें जो आपको अपने लिए उपयुक्त लगती है। अवनी ने माधुरी को उन साधना तकनीकों की ओर बढ़ने के लिए कहा जिन्हें वो चाहती थीं। माधुरी इस बात को लेकर बहुत उलझन में थी कि किस तरह की साधना तकनीक चुनी जाए। उसने एक-एक करके साधना की पुस्तकों को देखना शुरू किया। दर्जनों पुस्तकें पढ़ने के बाद भी माधुरी को अपने लिए उपयुक्त तकनीक नहीं मिली थी। तभी उसकी नज़र सबसे ऊपरी शेल्फ पर रखी एक पुस्तक पर पड़ी। उसे लगा कि वो पुस्तक नीली रोशनी छोड़ रही है, जिससे माधुरी की रुचि जाग गई। अवनी दीदी, क्या आप मेरे लिए वो तकनीक ला सकती हैं? माधुरी ने उस तकनीक की ओर इशारा किया। अवनी उड़कर गई और वो नियमावली ले आई जिसे माधुरी चाहती थी। उसने देखा, नीले चंद्रमा की देवीय कला, ब्लू मून गॉड आर्ट। अवनी ने वो तकनीक माधुरी को दे दी। माधुरी ने खुशी खुशी उसे स्वीकार किया और तकनीक की सामग्री को देखना शुरू किया। नीले चंद्रमा की देवीय कला एक बहुत ही सुंदर आकाश में चंद्रमा के समान है। ये तकनीक एक अत्यंत सुंदर नीली चांदनी की साधना करती है। पहला चरण, नीले चंद्रमा की छाया। पलक झपकती ही वांछित स्थान पर पहुंच जाना, जहां पिछले स्थान पर एक छाया रह जाएगी। दूसरा चरण, नीले चंद्रमा का प्रकाश। अपनी इच्छा से इसकी शक्ति को नियंत्रित करना। इसका उपयोग हमले और बचाव दोनों के लिए किया जा सकता है। उपयोगकर्ता जितना शक्तिशाली होगा, ये तकनीक उतनी ही तेज और मजबूत होगी। तीसरा चरण, ऐसा लगता है कि ये तकनीक अभी अधूरी है और इसका अगला भाग ऊपरी मंजिल पर है। क्या तुम सच में ये तकनीक लेना चाहती हो? भले ही ये शक्तिशाली है, लेकिन अभी अधूरी है। इसका अगला भाग ऊपरी मंजिल पर है। अवनी ने माधुरी को पहले ही चेतावनी दी ताकि वो कोई गलत निर्णय ना ले। ऊपरी मंजिल तक अभी किसी की पहुंच नहीं थी। मैंने यही तकनीक लेने का फैसला किया है। माधुरी ने उस पुस्तक को अपने सीने से लगा लिया। न जाने क्यों वो इस तकनीक की ओर बहुत आकर्षित थीं। दूसरी ओर आर्यन ने प्रिया से कहा, प्रिया, अपनी मज्जा शुद्धि की गोलियां निकालो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्रिया ने तुरंत गोली निकाली। पति, मुझे क्या करना चाहिए? बस गोली खाओ और बैठ जाओ, आर्यन ने निर्देश दिया। प्रिया ने गोली खाई और पालथी मारकर बैठ गई। आर्यन उसके पीछे गया और उसने अपनी हथेली उसकी पीठ पर रखी। उसने अपनी ऊर्जा का उपयोग करके गोली के प्रभाव को प्रिया के शरीर में निर्देशित करना शुरू कर दिया। प्रिया के शरीर की सारी गंदगी त्वचा के छिद्रों के माध्यम से बाहर निकलने लगी। अगर वो इसे खुद खाती तो बहुत समय लगता, लेकिन आर्यन की मदद से ये न केवल तेज था, बल्कि इसका प्रभाव भी 100% था। 5 मिनट बाद आर्यन ने अपनी ऊर्जा वापस खींच ली। प्रिया का शरीर काली गंदगी से भरा था। आर्यन, प्रिया, तुम्हें पहले स्नान करना चाहिए, मैं अब माधुरी की मदद करूंगा। प्रिया असहज महसूस कर रही थी, इसलिए वो तुरंत परिद्वार के भीतर बने स्नानघर की ओर भागी। आर्यन माधुरी और अवनी के पास गया। क्या तुम्हें तुम्हारी तकनीक मिल गई? हाँ, मिल गई। माधुरी ने उसे अपनी पुस्तक दिखाई। आर्यन ने सिर हिलाया। ये तुम्हारे लिए सही है, ये लो। उसने माधुरी को भी एक मज्जा शुद्धि की गोली दी और उसके प्रभाव को संतुलित करने में उसकी मदद की। 5 मिनट बाद माधुरी के शरीर से भी काली गंदगी बाहर निकल आई। अपनी त्वचा पर वो गंदा तरल देख माधुरी को घृणा हुई। पति, स्नानघर कहाँ है? उसने तुरंत पूछा और आर्यन द्वारा बताए गए रास्ते पर तेजी से दौड़ पड़ी। अब केवल आर्यन और अवनी बचे थे। लगता है वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल गई हैं। अवनी ने आर्यन के कान में बहुत ही मोहक आवाज में फुसफुसाया, अगली कौन होगी, रीना या कोई और? मैं इस जगह को सुंदर बहनों से भरा देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे कैसे पता होगा? आर्यन ने कहा। अवनी हंसते हुए वहां से गायब हो गई। आर्यन सोचने लगा कि अवनी को कैसे पता चला कि वो रुचि को पसंद करने लगा है। क्या वो मन पढ़ सकती है? साधना स्थिति, स्टेटस, स्तर 2, नाम आर्यन, आयु 19 वर्ष, शक्ति प्राचीन योद्धा रेल्म, विरासत ऋषियों के देवता, स्त्रियां प्रिया माधुरी, अनुभव XP 75/84। माधुरी के साथ दोहरी साधना करने से परिद्वार का अनुभव बढ़ गया था, लेकिन अगले स्तर के लिए अभी भी कुछ कमी थी। इसी बीच स्नान घर में प्रिया और माधुरी अपने शरीर साफ कर रही थीं। माधुरी पहली बार यहां आई थी और उन्हें यहां का गर्म पानी बहुत सुखदायी लगा। आह प्रिया छोटी बहन, तुम क्या?
माधुरी की आवाज़ गले में ही अटक गई, क्योंकि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां अवनी थी। वाह, ये काफी बड़ा है। निश्चित रूप से आर्यन को ये बहुत पसंद आएगा। अवनी ने माधुरी के वक्षों को शरारत से दबाया। प्रिया बगल से देख रही थी और अपनी तुलना माधुरी से करने लगी। हालांकि वो भी सुंदर थीं, लेकिन माधुरी के सामने उसे हार महसूस हुई। प्रिया छोटी बहन, मेरी मदद करो। माधुरी केवल मदद मांग सकी। अवनी ने उसे छोड़कर प्रिया की ओर रुख किया। प्रिया छोटी बहन, पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हें छुआ नहीं है, लगता है ये और भी बड़ा हो गया है। आह नहीं! उन महिलाओं की चीखें पूरे स्नानघर में गूंजी। अध्याय 85। कार दुर्घटना। पति, इतना लंबा इंतजार कराने के लिए क्षमा चाहती हूँ। आखिरकार प्रिया और माधुरी ने नहाना समाप्त किया। प्रिया और माधुरी ने साफ और अधिक सुंदर कपड़े बदल लिए थे। चूंकि माधुरी अपने साथ बदलने के लिए कपड़े नहीं लाई थी, इसलिए प्रिया ने अपनी संपत्ति, कपड़े, माधुरी को उधार दी थी। दुर्भाग्य से प्रिया के कपड़े माधुरी के पहनने के लिए बहुत छोटे थे, इसलिए माधुरी को हिलने डुलने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि ये शर्ट पहनने में काफ़ी टाइट थी, विशेष रूप से माधुरी के वक्षों वाले हिस्से पर, जैसे कि वे बाहर निकल आएंगे। तुम लोग आखिरकार वापस आ गए? नहाते समय तुम लोगों को इतना समय क्यों लगता है? आर्यन यहाँ 1 घंटे से अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहा था। प्रिया और माधुरी तुरंत शर्म से लाल हो गईं, क्योंकि उन्हें याद आया कि नहाते समय क्या हुआ था। तुम लोगों के चेहरे शर्म से लाल क्यों हो रहे हैं? आर्यन ने भ्रमित होकर पूछा। मास्टर, क्या आप आज स्कूल नहीं जा रहे हैं? अवनी न जाने कहां से प्रकट हुई और उसने आर्यन को स्कूल जाने की याद दिलाई। आर्यन, प्रिया, चलो चलते हैं, वरना हमें देर हो जाएगी। आर्यन ने प्रिया को स्कूल चलने के लिए कहा। यहां आने से पहले सुबह के 7 बज चुके थे, जबकि स्कूल सुबह 8 बजे शुरू होता था। आर्यन और प्रिया परिद्वार से बाहर आ गए, जबकि माधुरी यहीं रुककर अवनी के साथ साधना सीखेगी। प्रिया, क्या तुम कार से जाना चाहती हो? ये प्रिया को अपनी नई कार दिखाने का एक अच्छा अवसर था। क्या तुम्हारे पास सच में कार है? प्रिया ने पूछा। आर्यन ने परिद्वार के भंडार कक्ष से अपनी स्पोर्ट्स कार बाहर निकाली। एक बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स कार उन दोनों के सामने प्रकट हुई। वाह पति, क्या ये आपकी कार है? प्रिया को आर्यन की ये बेहतरीन स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद आई। कृपया अंदर आएं। आर्यन ने प्रिया के लिए दरवाज़ा खोला। प्रिया कार में बैठ गई। आर्यन ने दरवाज़ा बंद किया और चालक की सीट पर बैठ गया। आर्यन ने तुरंत कार का एक्सीलरेटर दबाया और विला से बाहर निकल गया। पति, इसे देखिए, बड़ी महिला स्टार फाल्गुनी आज शहर में आ रही हैं। प्रिया ने आर्यन को अपने सेलफोन पर ताज़ा खबरें दिखाईं। आर्यन ने प्रिया के फ़ोन पर खबर की सामग्री देखी। इस खबर में फाल्गुनी इस शहर की हवाई यात्रा पर थी और 3 दिनों में फाल्गुनी इस शहर में एक बड़ा संगीत कॉन्सर्ट आयोजित करने वाली थी। आर्यन जानता था कि प्रिया वास्तव में बड़ी स्टार महिला फाल्गुनी को अपना आदर्श मानती थी। तुमने तो कहा था कि वो अगले हफ्ते आएगी, फिर अचानक आज क्यों आ गई? आर्यन ने सवाल किया। मुझे नहीं पता, शायद उन्होंने शुरुआती कार्यक्रम से चीज़ों को थोड़ा तेज कर दिया है, प्रिया ने अनिश्चितता के साथ कहा। पति, क्या आप मेरे लिए एक वीआईपी टिकट ढूंढ सकते हैं? मैं सच में आपके साथ अग्रिम पंक्ति में बैठकर देखना चाहती हूँ। प्रिया ने आर्यन का हाथ हिलाया और लाड़ दिखाया। इस कारण कार लगभग अनियंत्रित हो गई। तुमने माधुरी से क्यों नहीं पूछा? उसके पास जो संपर्क हैं, उससे वो इसे बहुत आसानी से प्राप्त कर सकती है। हम तीनों साथ जा सकते हैं। आप सही कह रहे हैं। माधुरी दीदी निश्चित रूप से इसे आसानी से प्राप्त कर सकती है। प्रिया बाद में माधुरी से पूछने का इंतजार नहीं कर सकी। यात्रा के दौरान कई पैदल यात्री आर्यन की इस आकर्षक कार को देख रहे थे। चौराहे पर लाल बत्ती थी, इसलिए आर्यन को रुकना पड़ा। टिंग! बत्ती हरी हुई। आर्यन ने अपनी यात्रा जारी रखी। धड़ाम! अचानक आर्यन की कार को किनारे से टक्कर लगी। आर्यन की कार अपने मूल स्थान से कई दसियों मीटर तक घिसटती चली गई। धिक्कार है, किसकी हिम्मत हुई मेरी कार को टक्कर मारने की? आर्यन ने उस व्यक्ति को कोसा जिसने उसकी कार को टक्कर मारी थी। प्रिया, क्या तुम ठीक हो? आर्यन ने तुरंत प्रिया की स्थिति की जांच की। मैं ठीक हूं, बस थोड़ी हैरान हूं। सौभाग्य से इस कार की बॉडी मजबूत थी, केवल बाहरी हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा था। आर्यन तुरंत अपनी कार से बाहर निकला। आर्यन की कार का किनारा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर उसने उस कार को देखा जिसने आर्यन की कार को टक्कर मारी थी। वो कार एक शानदार व्हाइट रॉल्स रॉयस थी। ड्राइवर कार से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन एक युवक यात्री सीट से बाहर निकला और आर्यन के पास आया। हे, क्या तुम्हें दिखता नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में खड़े होने की? जल्दी से अपनी कार यहां से हटाओ। उस युवक की कार ने स्पष्ट रूप से आर्यन की कार को टक्कर मारी थी, लेकिन इसके बजाय वो आर्यन को ही फटकार रहा था। आर्यन उस युवक से बहुत नाखुश था। उसने आर्यन की कार को नुकसान पहुंचाया और माफी मांगने के बजाय वो उल्टा चिल्ला रहा था। अरे भाई, स्पष्ट रूप से शुरू से ही तुम गलत थे।
सौभाग्य से मेरी पत्नी ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि तुम माफी मांगो और मेरी कार को हुए नुकसान का मुआवजा दो। आर्यन ने उस युवक से हर्जाना मांगा। "हं, तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुमसे मुआवजा मांगना चाहिए था। क्या तुम जानते हो कि मेरी कार की मरम्मत की लागत तुम्हारी कार से 10 गुना अधिक महंगी है?" उस युवक ने गर्व से कहा। "मुझे परवाह नहीं है। शुरू से ही तुम लाल बत्ती तोड़कर आए थे। अगर तुम इसे सही नहीं करना चाहते तो तुम्हारे साथ असिस्ट होने के लिए मुझे दोष मत देना।" आर्यन अब इस अहंकारी युवक को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम्हारी हिम्मत! क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूं? अपने लहजे से ये युवक अपनी पृष्ठभूमि को लेकर बहुत आश्वस्त था। नहीं जानता। आर्यन नहीं जानता था कि ये युवक कौन है और न ही वो जानना चाहता था। वो केवल माफी और मुआवजा चाहता था। अध्याय 86। हर्षवर्धन। मैं हर्षवर्धन हूं, राजधानी के 4 राजकुमारों में से एक। हर्षवर्धन नाम के उस व्यक्ति ने बहुत गर्व के साथ कहा। उसे जो उपाधि मिली थी वो इस बात का प्रमाण थी कि वो राजधानी के उन युवा स्वामियों में से एक था जो बहुत शक्तिशाली थे और जिनसे लोग डरते थे। राजधानी में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो हर्षवर्धन की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। इसके बजाय लोग उसे खुश करने की हर संभव कोशिश करते थे ताकि उन्हें कोई बड़ा लाभ मिल सके। दुर्भाग्य से आर्यन को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। चाहे वो कोई युवा स्वामी हो या कोई और, ये व्यक्ति शुरू से ही गलत था क्योंकि उसने लाल बत्ती तोड़ी थी। आर्यन, क्या हुआ? बाहर की अराजक स्थिति को देखकर प्रिया ने कार से बाहर निकलकर आर्यन की ओर जाने का फैसला किया। प्रिया को इतना सुंदर देखकर हर्षवर्धन की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस शहर में इतनी खूबसूरत महिला होगी। प्रिया को देखकर उसकी राल टपकने को थी। यदि तुम मेरी कार का नुकसान का भुगतान नहीं करना चाहते तो बस इस महिला को एक रात के लिए मुझे दे दो। हर्षवर्धन ने अपने हाथ फैलाए और प्रिया के शरीर को छूने की कोशिश की। उसका हाथ प्रिया के शरीर से कुछ ही सेंटीमीटर दूर था, तभी चटाक! प्रिया ने हर्षवर्धन को इतने जोर से थप्पड़ मारा कि उसका गाल सूज गया। प्रिया अब एक साधिका थी और उसकी ताकत बढ़ चुकी थी। वो थप्पड़ हर्षवर्धन के लिए बहुत दर्दनाक रहा होगा। प्रिया को गुस्सा दिलाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस बार उसे ये निर्लज्ज व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आया। हर्षवर्धन ने अपना दर्द से भरा गाल मला और प्रिया की ओर गुस्से से देखा। "तुम नीच औरत! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे पर हाथ उठाने की?" उसने हाथ उठाया और प्रिया को मारने की तैयारी की। आर्यन उसे प्रिया को चोट पहुंचाने कैसे देता? उसने हर्षवर्धन का हाथ बीच में ही रोक लिया। "अरे, अपने गंदे हाथ मेरी पत्नी से दूर रखो!" धड़ाम! आर्यन ने उसे ऐसा मारा कि वो कई मीटर दूर जाकर गिरा। आर्यन प्रिया की तरह दयालु नहीं था। उसने हर्षवर्धन को इसलिए पीटा क्योंकि उसने उसे चिढ़ा गया था। हर्षवर्धन तुरंत खड़ा हो गया और आर्यन व प्रिया की ओर इशारा करते हुए बोला, "तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम नहीं जानते मैं वर्धन परिवार का युवा स्वामी हूं जो राजधानी के 4 महान परिवारों में से एक है?" वो अपने परिवार की शक्ति का डर दिखाने लगा। आर्यन इस देश के किसी भी बड़े परिवार से नहीं डरता था। यदि वे मुसीबत ढूंढ रहे थे तो वो उनसे लड़ने में पीछे नहीं हटता। तो ये आदमी बहुत अमीर है, क्यों ना इससे कुछ ज्यादा ही वसूला जाए? आर्यन मन ही मन मुस्कराया। "तो तुम एक बहुत अमीर परिवार के युवा स्वामी हो, तो तुम्हें तुरंत मेरी कार का नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, वरना हो सकता है कि तुम्हारे कुछ दांत जमीन पर बिखरे हुए मिलें। आर्यन की मुस्कुराहट देखकर हर्षवर्धन ने डर के मारे थूक निगल लिया। उसे कंपकंपी छूटने लगी। "चाचा हरीश, मुझे बचाइए!" उसने कार के यात्री सीट से बैठे चाचा हरीश से मदद मांगी। कार की यात्री सीट से एक मध्यम आयु का व्यक्ति बाहर निकला। उसका नाम हरीश था। वो हर्षवर्धन की ओर चला और उसके सामने खड़ा हो गया। वो व्यक्ति शांत झील के पानी की तरह स्थिर दिख रहा था। आर्यन ने उस व्यक्ति को देखा। एक साधक? उसने महसूस किया कि इस व्यक्ति की शक्ति स्पिरिट फॉर्मेशन रेल्म के शुरुआती चरणों में थी। "बेटा, तुम्हें तुरंत हमारे युवा स्वामी से माफी मांगनी चाहिए। वर्धन परिवार को ठेस पहुंचाने वालों का अंत अच्छा नहीं होता।" हरीश ने आर्यन को चेतावनी देने की कोशिश की। "चाचा, मैं तो बस इतना चाहता था कि ये माफी मांगे और नुकसान की भरपाई करे, लेकिन पता नहीं ये मूर्ख मुझसे ही क्यों उलझ रहा है।" आर्यन ने हर्षवर्धन की ओर इशारा किया, जो हरीश के पीछे छिपा था। "चाचा हरीश, आप इस आदमी से बात क्यों कर रहे हैं? बस इसकी कुछ हड्डियां तोड़ दीजिए ताकि इसे अपनी औकात पता चल जाए।" हर्षवर्धन ने आर्यन को अपंग बनाने के लिए कहा। हरीश हिलना नहीं चाहता था।
उसे महसूस हो रहा था कि सामने वाला युवक लड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। वर्षों के युद्ध के अनुभव से उसे दुश्मन की ताकत भांपने की शक्ति मिली थी, लेकिन इस युवक के मामले में वो उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। बेटा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, तुम्हें अभी हमारे युवा स्वामी से माफी मांगनी चाहिए, वरना क्या? तो फिर मुझे दोष मत देना। हरीश तुरंत आर्यन की ओर दौड़ा। पृथ्वी भुजा का विस्तार। हरीश की भुजा पत्थर में बदल गई और फैलने लगी। उसने उछलकर आर्यन पर प्रहार किया। धड़ाम! हरीश की तकनीक नष्ट हो गई और उसे पीछे हटना पड़ा। वो ये देखकर दंग रह गया कि उसके प्रहार के बाद भी आर्यन को खरोंच तक नहीं आई थी। उसे अपनी इस तकनीक पर बहुत भरोसा था, क्योंकि ये लोहे को भी तोड़ सकती थी, लेकिन आर्यन ने इसे केवल अपने शरीर से रोक लिया था। तो तुम हिंसा का उपयोग करना चाहते हो, ठीक है। आर्यन ने स्टेप 9 शैडो का उपयोग किया और पलक झपकते ही हरीश के बगल में पहुंच गया। हरीश उसे अपने पास देखकर घबरा गया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दिया। उसने अपनी कोहनी से हरीश की छाती पर प्रहार किया। हरीश ने रोकने की कोशिश की, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो कई दर्जन मीटर दूर जाकर गिरा। वो हवा में संतुलित हुआ और सड़क पर उतरा, लेकिन आर्यन के प्रहार से उसके दोनों हाथ टूट चुके थे। चाचा हरीश, आप अभी तक खेल क्यों रहे हैं? जल्दी कीजिए, इसे मेरे पैरों पर झुकने के लिए मजबूर कीजिए। हर्षवर्धन अभी तक नहीं समझ पा रहा था कि हरीश की हालत खराब हो चुकी है। हरीश मन ही मन उसे कोस रहा था। ये मूर्ख नहीं जानता था कि सामने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। वो मदद के लिए भी नहीं बुला सकता था, क्योंकि वे राजधानी में नहीं थे। आर्यन हर्षवर्धन के पास गया। उसने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे ऊपर उठा लिया। तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने पैरों पर झुकाओगे। अब क्या तुम अभी भी वैसा बोलने की हिम्मत रखते हो? आर्यन ने अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत की। हर्षवर्धन का दम घुटने लगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं माफी मांगूंगा और तुम्हारी कार का सारा नुकसान भर दूंगा। हमारे युवा स्वामी को छोड़ दो, वरना मैं इस महिला को मार डालूंगा। हरीश ने प्रिया की गर्दन पर चाकू रख दिया था। अध्याय 87 राग का अभिशाप। अब किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से युवा स्वामी को छोड़ो, वरना इस महिला की जान चली जाएगी। हरीश ने प्रिया को धमकाया। आर्यन ने हर्षवर्धन को नहीं छोड़ा और प्रिया से कहा, प्रिया, तुम मुझे अपनी ट्रेनिंग का परिणाम क्यों नहीं दिखाती? प्रिया की शक्ति अब हरीश के बराबर थी। आह! हरीश दर्द से चिल्ला उठा और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने अपने दोनों हाथों से अपना गुप्तांग पकड़ लिया। प्रिया ने वास्तव में हरीश के नाजुक अंग पर जोरदार लात मारी थी। जब प्रिया ने ऐसा किया तो आर्यन भी थोड़ा सहम गया। इस लड़की ने ऐसी चीजें कहां से सीखीं? आर्यन ने पूछा। प्रिया, क्या तुमने जो किया वो बहुत ज्यादा नहीं था? तुमने ये कहां से सीखा? अवनी दीदी ने मुझे सिखाया है। उन्होंने कहा कि वो हिस्सा सभी पुरुषों का सबसे कमजोर बिंदु होता है। प्रिया मासूमियत से मुस्कुराई। आर्यन ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि अवनी प्रिया को बहुत अजीब अजीब चीजें सिखा रही है। अरे अगर तुमने मुझे तुरंत नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को इस धरती के नक्शे से मिटा दूंगा। हर्षवर्धन में अभी भी आर्यन को धमकाने की हिम्मत थी। चटाक! एक बहुत ही करारे थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। तुम अभी भी नहीं सुधरे, जाहिर है। चटाक! आर्यन ने हर्षवर्धन को कई थप्पड़ मारे। हर्षवर्धन का चेहरा सूजकर सूअर के पिछले हिस्से जैसा हो गया। ठीक है, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे जाने दो। वो अब मजबूत नहीं रहा था, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह जल रहा था और दर्द कर रहा था। मैं अपनी कार के नुकसान की भरपाई के लिए $10 मिलियन, लगभग 80 करोड़ रुपए मांगता हूं। आर्यन ने एक बड़ी राशि का जिक्र किया। क्या तुम पागल हो? मुझे लूट ही क्यों नहीं लेते? आर्यन ने हर्षवर्धन को पागल समझा। तो तुम नहीं चाहते? ठीक है, तुमने ही मुझे मजबूर किया है। आर्यन ने हर्षवर्धन को छोड़ दिया और प्रिया के पास चला गया। हर्षवर्धन बहुत उलझन में था कि आर्यन अब क्या करेगा। आर्यन ने प्रिया के कान में कुछ फुसफुसाया। प्रिया ने तुरंत सिर हिलाया और अपने स्टोरेज क्लोव भंडार से कमल वीणा लोटस जिथर निकाली। प्रिया के एक हाथ ने वीणा को पकड़ा और दूसरे हाथ ने उसे बजाना शुरू किया। एक बहुत ही सुरीला संगीत निकलने लगा। जब आर्यन ने प्रिया द्वारा बजाई जा रही वीणा को सुना तो उसे अपनी आत्मा शांत महसूस हुई। अपना संगीत बंद करो! हरीश और हर्षवर्धन को प्रिया की वीणा सुनकर कानों में असहनीय दर्द महसूस होने लगा। तो ये थी प्रिया की राग की देवी टेक्निक की शक्ति। आर्यन ने देखा कि हर्षवर्धन और हरीश दर्द के मारे जमीन पर लौट रहे थे और अपने हाथों से कान बंद किए हुए थे।
कृपया इसे बंद करो, इसे बंद करो, मैं विनती करता हूं। मैं तुम्हारी कार के नुकसान के लिए $10 मिलियन देने को तैयार हूं, बस इस महिला को वीणा बजाने से रोको। हर्षवर्धन सबसे पहले हार मान गया क्योंकि वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हर्षवर्धन ने कभी किसी को इतनी बुरी तरह वीणा बजाते नहीं सुना था कि उसका सिर फटने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि राग की देवी की टेक्निक ने हर्षवर्धन और हरीश को अभिशाप दिया था। वो संगीत जो सुंदर होना चाहिए था, उन दोनों के लिए बहुत कष्टदायक बन गया था। इसके अलावा कमल वीणा ने प्रिया की इस टेक्निक को और भी शक्तिशाली बना दिया था। ये कितना मधुर है प्रिया, बजाती रहो, मैं इसे और सुनना चाहता हूं। आर्यन ने प्रिया से बजाना जारी रखने को कहा और हर्षवर्धन की ओर देखकर दुष्टता से मुस्कुराया। प्रिया बहुत खुश थी और अपनी वीणा बजाती रही। कृपया वीणा बजाना बंद करो, मैं अब और नहीं सह सकता, मेरा सारा पैसा ले लो। हर्षवर्धन ने एक कार्ड सौंप दिया जिसमें $10 मिलियन से अधिक की नकद राशि थी। आर्यन ने तुरंत हर्षवर्धन के हाथ से कार्ड ले लिया। यदि तुमने ये पहले कर दिया होता तो हमें इस सब से गुजरना नहीं पड़ता। प्रिया चलो, वरना हमें देर हो जाएगी। आर्यन ने प्रिया को कार में बैठने के लिए कहा। भले ही कार का किनारा टूट गया था, लेकिन टायर वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं था, इसलिए आर्यन अभी भी इस कार का उपयोग कर सकता था। आर्यन ने तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। धिक्कार है, बस देखते रहो तुम लोग, मैं तुम दोनों से इससे भी बुरा बदला लूंगा। हर्षवर्धन ने गुस्से में अपने दांत पीसे। युवा स्वामी, क्या आप ठीक हैं? हरीश तुरंत उसके पास आया। चाचा हरीश, आप उस घटिया छोकरे से कैसे हार गए? आपने तो कहा था कि आपकी ताकत प्रशिक्षित सैनिकों से भी ज्यादा है। हर्षवर्धन ने हरीश को अंगरक्षक के रूप में अक्षम होने के लिए डांटा। वो युवक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, आपको उससे दूर रहना चाहिए। मुझे डर है कि अगर आप उससे उलझे तो आपको गहरी चोट पहुंच सकती है। हरीश अपमान से नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने हर्षवर्धन को आर्यन से दूर रहने की चेतावनी दी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ दूंगा? वर्धन परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में मैं अपना मुंह कहां दिखाऊंगा? भूल जाओ, मैं पिताजी से उस व्यक्ति को मारने के लिए हत्यारे भेजूंगा। चलो, मैंने बहुत समय से फाल्गुनी को नहीं देखा है, मुझे तुरंत उससे मिलना है। हर्षवर्धन वापस कार में बैठ गया। हरीश ने आह भरी और कार में शामिल हो गया। हर्षवर्धन की रॉल्स रॉयस एयरपोर्ट की ओर चल दी। पति, आपने वास्तव में उस व्यक्ति से $10 मिलियन वसूल लिए। वो निश्चित रूप से बदला लेने के लिए आपको वापस ढूंढेंगे। प्रिया चिंतित थी। यदि वो बदला लेने की हिम्मत करता है तो अगली बार मैं उस पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। इस बार आर्यन ने उसे जाने दिया था, लेकिन अगर वो फिर से मुसीबत ढूंढेगा तो आर्यन उसे नहीं छोड़ेगा। आर्यन और प्रिया आखिरकार स्कूल के पास पहुंचे और दोनों कार से उतर गए। आर्यन ने कार को वापस परिद्वार के भंडार में रख दिया। उसका इरादा बाद में इस कार को ठीक करने का था। जब आर्यन प्रिया के साथ चल रहा था तो कुछ छात्र उसे देखकर बहुत जल रहे थे। वे कक्षा में पहुंचे और अपनी सीटों पर बैठ गए। अरे आर्यन, क्या तुमने आज स्कूल फोरम की खबरें देखी? लक्ष्य तुरंत आर्यन से बात करने के लिए मुड़ा। तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे? आर्यन ने पूछा। लक्ष्य कुछ दिनों से अनुपस्थित था। मेरी प्रेमिका बीमार थी, इसलिए मुझे अस्पताल में उसकी देखभाल करनी पड़ी। सौभाग्य से वो अब ठीक है, इसलिए मैं फिर से स्कूल आ सकता हूं। क्या तुम्हारी प्रेमिका यहीं स्कूल में नहीं पढ़ती? आर्यन को नहीं पता था कि लक्ष्य की कोई प्रेमिका भी है। मेरी प्रेमिका मुझसे कुछ साल बड़ी है और वो यहां से ग्रेजुएट कर चुकी है। अब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। जब लक्ष्य ने अपनी प्रेमिका के बारे में बताया तो वो थोड़ा शर्माया। ओह, तो स्कूल फोरम में कौन सी दिलचस्प खबर है? आर्यन ने पूछा। उसने कभी स्कूल फोरम की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया था। अध्याय 88। स्कूल की 4 सुंदरियां। लक्ष्य ने कहा, पहली खबर तुषार की ओर से आई है, क्योंकि कल उसने इंटरनेट पर जो समान लिंग वाली हरकत करने की कोशिश की थी वो वायरल हो गई है। अब उसे इस स्कूल से निकाल दिया गया है। तो उसे वास्तव में स्कूल से निकाल दिया गया है। ये अच्छा है कि अब कोई प्रिया को परेशान नहीं करेगा। फिर और क्या खबर है? आर्यन ने पूछा। अभी सबसे लोकप्रिय खबर स्कूल की 4 सबसे सुंदरियों की सूची है। इस सूची में शामिल सभी महिलाएं बहुत ही सुंदर हैं, लक्ष्य ने उत्साह के साथ बताया। स्कूल की 4 सुंदरियां? आर्यन बुदबुदाया। उसने सुना था कि हर साल स्कूल की सबसे खूबसूरत महिलाओं का चुनाव होता है, जिसमें छात्र मतदान करते हैं। जिन 4 महिलाओं को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उन्हें पूरे स्कूल द्वारा मान्यता प्राप्त सुंदरी माना जाता है। तो वे कौन हैं? आर्यन को आश्चर्य हुआ कि इस साल की नई सुंदरियां कौन हैं और क्या पहले वर्ष यानी फर्स्ट ईयर की कोई नई सुंदरी इसमें शामिल हुई है या नहीं। लक्ष्य मुस्कुराया। चौथे स्थान पर संध्या है। वो कक्षा ए के दूसरे वर्ष में है। वो न केवल सुंदर है बल्कि बहुत बुद्धिमान भी है। पिछले साल परीक्षा में उसने कई विषयों में पूरे अंक प्राप्त किए थे। प्रिया, जो पहले इस बातचीत पर ध्यान नहीं दे रही थी, अचानक लक्ष्य की ओर चिढ़कर देखने लगी। लक्ष्य ने घबराहट में अपना थूक निगला। प्रिया की तिरछी नज़र देखकर उसकी आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई।
ये आर्यन की आंखों से नहीं बचा। प्रिया, क्या बात है? आर्यन को समझ नहीं आया कि प्रिया ने लक्ष्य को इतनी नफरत भरी नजरों से क्यों देखा। मुझे बस संध्या नाम की वो लड़की पसंद नहीं है, प्रिया ने लापरवाही से कहा। उसने ऐसा क्या किया कि तुम उसे नापसंद करती हो? आर्यन कारण जानना चाहता था। जब हम प्राथमिक विद्यालय में थे तब हम सहपाठी थे, लेकिन वो लड़की हमेशा वही चीज़ लेना चाहती थी जो मुझे पसंद होती थी, इसलिए हम हमेशा अपनी पसंद की चीज़ों के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे। प्रिया ने संध्या के बारे में बात करते हुए अपनी नाराज़गी जाहिर की। तो तुम और संध्या प्रतिद्वंदी हो? आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि वे बचपन से ही एक दूसरे की विरोधी रही हैं। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। आर्यन, तुम्हें उस संध्या से जितना हो सके उतनी दूर रहना चाहिए, प्रिया ने आर्यन को चेतावनी दी। मैं समझ गया, आर्यन ने सिर हिलाया। लक्ष्य, जारी रखो, मैं आगे जानना चाहता हूं। आर्यन ने लक्ष्य को बातचीत जारी रखने के लिए उकसाया। लक्ष्य, तीसरे नंबर पर नेहा है, वो अपने पहले वर्ष में है, लक्ष्य ने आर्यन के कान के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहा। भले ही वो पहले वर्ष में है, लेकिन नेहा का शारीरिक गठन बहुत विकसित है। जब तुम उसे देखोगे तो निश्चित रूप से समझ जाओगे कि मेरा क्या मतलब है। आर्यन समझ गया कि लक्ष्य किस ओर इशारा कर रहा था। आगे बताओ। आर्यन ने अनजान बनने का नाटक किया और लक्ष्य को दूसरे नंबर के बारे में बताने को कहा। लक्ष्य, दूसरे स्थान पर प्रीति है। ये महिला बहुत सुंदर है, लेकिन सभी पुरुषों के प्रति उसका स्वभाव बहुत ठंडा है। यहाँ तक कि अमीर युवा स्वामी जो उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी वो भगा देती है। कुछ लोग उसे अछूता फूल कहते हैं। और जो पहले स्थान पर है वो हमारी ही कक्षा से है, वो है प्रिया, इस कक्षा की सबसे सुंदर महिला। ये पता चला कि प्रिया ना केवल सूची में थी, बल्कि वो पहले स्थान पर थी। देखो प्रिया, तुम स्कूल की सबसे सुंदर महिला चुनी गई हो। आर्यन ने उसे बधाई दी। प्रिया का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो पहले स्थान पर आकर बहुत खुश थी। आप सभी जल्दी से अपनी किताबें निकालिए। लक्ष्य को पता भी नहीं चला कि शिक्षक कक्षा में प्रवेश कर चुके थे। कक्षा सामान्य रूप से चलने लगी। शिक्षक सामने समझा रहे थे और कुछ छात्र अभी भी आपस में फुसफुसा रहे थे। चूंकि आर्यन ने पहले ही सब कुछ पढ़ लिया था, इसलिए उसने समय बिताने के लिए सोना बेहतर समझा। अरे आलसी सुअर, जाग जाओ, स्कूल से घर जाने का समय हो गया है, प्रिया ने सोते हुए आर्यन को जगाया। क्या घर जाने का समय हो गया है? आर्यन को एहसास नहीं हुआ कि समय इतनी जल्दी बीत गया। सब घर चले गए हैं, चलो हम भी चलते हैं, प्रिया ने उसे साथ चलने का निमंत्रण दिया। आर्यन, प्रिया तुम हॉस्टल जाओगी या मेरे विला? प्रिया, मैं हॉस्टल वापस जा रही हूँ, शायद रीना दीदी पहले ही घर पहुँच गई होंगी। कल रात रीना टीचर कहाँ गई थी? कल रात वो अपनी माँ के साथ होटल में रुकने गई थी। वास्तव में उन्होंने मुझे भी साथ जाने को कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया और इसके बजाय तुम्हारे पास आ गई। टिंग! प्रिया के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने तुरंत अपना फोन देखा। पति, बड़ी स्टार फाल्गुनी संगीत वाद्ययंत्र कोर्स का दौरा करने वाली हैं, अभी मेरे साथ वहां चलिए। प्रिया ने आर्यन को उस स्थान की ओर खींचा जहां वो संगीत सीखती थी। ट्रिंग ट्रिंग! इस बार आर्यन का फोन बजा। कॉल माधुरी की थी। आर्यन ने तुरंत फोन उठाया, शायद कुछ महत्वपूर्ण काम था। नमस्ते पति, तुम कहाँ हो? माधुरी ने पूछा। मैं और प्रिया अभी स्कूल के गेट से बाहर निकले हैं। क्यों, क्या मेरी पत्नी को मेरी याद आ रही है? धत, अभी मेरी कंपनी आओ, मुझे कंपनी परमिट के लिए तुम्हारे हस्ताक्षर की जरूरत है। ठीक है। इसके बाद आर्यन ने फोन काट दिया। क्षमा करना प्रिया, मुझे माधुरी के साथ कुछ जरूरी काम है, तुम पहले जाओ, मैं बाद में आता हूं। आर्यन ने साथ ना जा पाने के लिए माफी मांगी। प्रिया, कोई बात नहीं, बस वादा करो कि काम खत्म होते ही तुम वहां पहुंच जाओगे। हाँ, मैं वादा करता हूं, आर्यन ने कसम खाई। ठीक है, तो मैं निकलती हूं। प्रिया ने टैक्सी पकड़ी और अकेले संगीत कोर्स के लिए निकल पड़ी। प्रिया को विदा करने के बाद आर्यन भी माधुरी की कंपनी की ओर चल दिया। अध्याय 79, एक सुंदरी को बचाना। आर्यन माधुरी के कार्यालय में प्रविष्ट हुआ। माधुरी इस समय मेज पर रखी फाइलों के ढेर को पढ़ने में व्यस्त थीं। पति, आखिरकार आप आ ही गए, जल्दी से यहाँ आकर इसे देखिए, क्या सब कुछ आपकी इच्छानुसार है? आर्यन को आता देख माधुरी ने उसे पास बुलाया ताकि वो उसके काम का परिणाम देख सके। आर्यन पास गया और माधुरी के बगल में बैठ गया। उसने उन फाइलों को देखना शुरू किया जो माधुरी ने उसे सौंपी थीं। उसने पूरी सामग्री को ध्यान से पढ़ा। आर्यन, सब कुछ ठीक है, अब मुझे इस पर कहाँ हस्ताक्षर करने हैं? यहाँ। माधुरी ने एक और कागज निकाला और आर्यन को थमाया, साथ ही उसने उसे एक पेन भी दिया। आर्यन ने तुरंत कंपनी स्थापित करने के अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। माधुरी, यदि और कुछ नहीं है तो अब मैं चलता हूं। आर्यन का प्रिया के साथ पहले से ही मिलने का वादा था, इसलिए उसे जल्दी करनी थी। माधुरी अपनी सीट से उठी और आर्यन के सामने आकर खड़ी हो गई। वो आर्यन के पास गई और उसके गले में हाथ डाल दिए। इतनी जल्दी क्या है? क्या आप मेरे साथ कुछ और समय नहीं बिताना चाहते? माधुरी अब आर्यन को छेड़ने में और भी साहसी हो गई थी।
मैं चाहता हूं। समस्या ये है कि प्रिया मेरा इंतजार कर रही है। हालांकि आर्यन और रुकना चाहता था, पर प्रिया की प्रतीक्षा के कारण उसे जाना था। ओह, समझ गई। पति, आपने अभी तक अपनी कंपनी का सीईओ नियुक्त नहीं किया है। आज मैंने सीईओ के उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू रखा है। आपको व्यक्तिगत रूप से उनका इंटरव्यू लेना चाहिए। माधुरी ने आर्यन को उन उम्मीदवारों से मिलने के लिए कहा जिन्होंने पंजीकरण कराया था। चूंकि आर्यन के लिए अकेले कंपनी के सारे कार्यों को संभालना संभव नहीं था, उसे सभी मामलों को संभालने के लिए काबिल सीईओ की आवश्यकता थी। माधुरी, क्या होगा अगर तुम ही इसे संभाल लो? मैं इंटरव्यू के मामलों में बहुत अच्छा नहीं हूं। आर्यन ने माधुरी से मदद मांगी। मैं उनका इंटरव्यू ले तो सकती हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपकी कंपनी के सीईओ के लिए आपकी क्या शर्तें हैं। ये तुम पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कंपनी के कार्यों को कुशलता और ईमानदारी से निभा सकें। आर्यन इस मामले में बहुत कठोर नहीं था। उसका मानना था कि जब तक वे ईमानदार और मेहनती हैं, कंपनी तेजी से विकास करेगी। ठीक है, मैं समझ गई। वैसे आप प्रिया छोटी बहन के साथ कहाँ जा रहे हैं? माधुरी ने तुरंत पूछताछ शुरू की। यदि आर्यन मौज मस्ती करने जा रहा था तो माधुरी भी उनके साथ जाना चाहती थी। वो अकेला नहीं रहना चाहती थी। मैं उसे संगीत वाद्य यंत्र पाठ्यक्रम ले जा रहा हूं। वहां स्टार फाल्गुनी आने वाली है। आर्यन ने अपनी योजना बताई। माधुरी, ओह फाल्गुनी, मैं अक्सर उसके गाने सुनती हूँ। मुझे नहीं पता था कि प्रिया छोटी बहन उसकी इतनी बड़ी प्रशंसक है। तो आप उस संगीत केंद्र जा रहे हैं? आर्यन, माधुरी, क्या तुम जानती हो वो जगह कहाँ है? बेशक, वो इस कंपनी से केवल 15 ब्लॉक दूर है। आप उसे यहाँ ऊपर से भी देख सकते हैं। माधुरी ने एक खिड़की की ओर इशारा किया। उसने 10 मंजिला एक इमारत की ओर इशारा किया जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर थी। ठीक है, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या है? आर्यन ने पूछा। आज रात मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ एक पार्टी में चलें। वहाँ बहुत सारे प्रभावशाली लोग मौजूद होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप उनके साथ थोड़ा मेलजोल बढ़ाएं, ताकि भविष्य में आपकी कंपनी का नेटवर्क बड़ा हो। माधुरी की शर्त मानना बहुत आसान था। ठीक है, आर्यन ने तुरंत वादा किया। माधुरी ने आर्यन के पास से हटकर उसके कपड़ों को ठीक किया। ओह हाँ, माधुरी, क्या तुम फाल्गुनी के संगीत कार्यक्रम के लिए 3 वीवीआईपी टिकट ढूंढ सकती हो? मैं चाहता हूं कि हम तीनों साथ बैठकर देखें। वीवीआईपी टिकट, मैं उन्हें पाने की पूरी कोशिश करूंगी। माधुरी थोड़ा हिचकी, क्योंकि वीवीआईपी टिकट मिलना काफी कठिन था। आर्यन माधुरी के कार्यालय से निकला और नीचे उतरा। तभी उसे एक छोटी गली से किसी के मदद मांगने की आवाज सुनाई दी। कोई मुझे बचाओ! आर्यन तुरंत देखने गया कि कौन मदद मांग रहा है। उस छोटी गली में पहुंचकर उसने देखा कि 3 आदमी एक महिला को घेरे हुए थे। वो महिला काफी अजीब वेशभूषा में थी। उसने बड़े चश्मे और समुद्र पर पहनने वाली एक बड़ी टोपी पहनी हुई थी। आर्यन को उस महिला का चेहरा देखने में कठिनाई हो रही थी। अरे ओ सुंदरी, हमारे साथ चलो, हम वादा करते हैं कि तुम्हें हमारे साथ बहुत मजा आएगा। उन गुंडों में से एक ने गंदी नीयत से उस महिला से कहा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, कोई कृपया मुझे बचाओ। वो महिला चिल्लाकर मदद मांग रही थी। जितना चाहो चिल्लाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा। वे तीनों उस महिला के करीब आने लगे। उनके हाथ उसे छूने के लिए बेकरार थे। वो महिला पीछे हटती रही, लेकिन पीछे दीवार थी, इसलिए वो भाग नहीं सकती थी। क्या तुम्हें दिन दहाड़े इस सुंदरी को परेशान करते हुए शर्म नहीं आती? आर्यन ने एक दुष्ट व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा। जाओ अपना काम करो। वे तीनों गुस्से में आ गए क्योंकि कोई उनके मजे में खलल डाल रहा था। आर्यन ने उस दुष्ट व्यक्ति के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे पीछे की ओर फेंक दिया, जिससे वो सीधे कचरे के डिब्बे में जा गिरा। अपने साथी को गिरते देख बाकी 2 गुंडे आर्यन की ओर झपटे। वे उसे किसी भी हथियार से पीटना चाहते थे जो उन्हें मिल सके। आर्यन का मन इन गुंडों से उलझने का नहीं था। उसने बस अपना हाथ हवा में लहराया और वे दोनों भी उड़कर सीधे कचरे के डिब्बों में जा गिरे। आर्यन उस सुंदरी के पास गया जो अभी भी डरी हुई थी। अरे मिस, आपके लिए बेहतर होगा कि आप अभी ये जगह छोड़ दें। यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। इतना कहकर आर्यन पीछे मुड़ा और उस संकरी गली से बाहर निकल गया। वो सुंदर महिला भी आर्यन के पीछे पीछे उस गली से बाहर आ गई।